नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और चलिए आपको बताते हैं आज का चर्चा का विषय क्या है, आज का मुद्दा क्या है। पाकिस्तान से आतंक का धंधा चलाने वाला जैश ए मोहम्मद जिहाद का नया प्लान लेकर आया है। वैसे तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन और खुद पाकिस्तान की सेना भारत के हाथ एक दो नहीं बल्कि कई बार पिट चुके हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ खड़े होने की कोशिश में है। जैश ए मोहम्मद इन आतंकवादियों के बच्चों को भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलते, जिहाद का महिमा मंडन करते हुए और हिंदुस्तान को मिटा देने का वादा करते नजर आए हैं। आतंक के लिए ये संगठन किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखने के बाद अब ये महिलाओं और बच्चों को भी आतंक की ट्रेनिंग दे रहे हैं और भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले महिलाओं का ब्रेन वॉश कर जिहाद बता रहे हैं, तो वहीं इसके बाद अब बच्चों को भी आतंक के लिए तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। यूएन की ओर से आतंकवादी घोषित जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं की एक ब्रिगेड बनाने की योजना बनाई है, जिसे उन्होंने जमात उल मुमिनात का नाम दिया है। इसमें महिलाएं होंगी। इसके साथ ही इनके पास एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी आ गया है। ऑनलाइन ये जिहादी बनाएंगे, जिसका नाम दस्तावेजों में तुफ्त अल मुमिनात बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस कोर्स का मकसद फंडिंग बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस काम में जुटाना है, ताकि संगठन का नेटवर्क और भी फैल सके और भारत के खिलाफ खड़े हो सकें ये लोग। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद अब 500 पाकिस्तानी रुपए में लड़कियों, महिलाओं, इन सभी को जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। इस कोर्स को आतंकी मसूद अजहर की बहनें और उमर फारूक की बीवी लीड कर रही है। आपको बता दें कि ऑनलाइन लाइव लेक्चर के जरिए भर्ती अभियान 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। मसूद अजहर की दो बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर रोजाना 40 मिनट के ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात उल मुमिनात में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो आएगा, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए और आप समझेंगे कि क्या ये स्थिति हो गई है और ये कितना ज़्यादा कट्टरपंथ जो है वो पाकिस्तान में, यानी कि आतंक के लिए कितना वहाँ पर उकसाया जा रहा है। हमारे साथ दो मेहमान हैं चर्चा करने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका शुक्रिया, धन्यवाद आप यहाँ पर आए। हुसैन जावेद जी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, आपका भी शुक्रिया आप यहाँ पर आए। सबसे पहला प्रश्न हुसैन जावेद जी आपसे ही मैं शुरुआत इसकी करता हूँ, ये क्यों इस तरीके के कोर्स कराए जा रहे हैं, ये क्यों जिहाद सिखाया जा रहा है, क्यों इतना ज़्यादा रेडिकलाइज किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान को इन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर अब पिछले एपिसोड से एक लेसन लेके कि भाई आगे बढ़ो, आगे अच्छे के लिए बढ़ो, ये सब आप करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज और फिर ये आप रेडिकल एलिमेंट्स को वहाँ पर पाला जिस तरीके से जा रहा है, इस पर कब नकेल कसी जाएगी? हुसैन जावेद जी, तो बड़ा दुखद है। जी शिवम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, जब आपने अपना इंट्रो दिया, आपने बात जो स्टार्ट किया, आपने एक तंजीम का नाम लिया जैश ए मोहम्मद। हम्म। अब जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है या हमारे यहाँ इस तंजीम की जो हकीकत है वो सिंपल ये है कि इसको 14 जनवरी 2002 को बैन कर दिया गया था। मुशर्रफ कह रहा था आज से 23 साल पहले। अच्छा, जब इनको बैन किया गया तो इन्होंने एक नया नाम इख्तियार किया और उसका नाम रखा खुदाम इस्लाम। हम्म। एक साल के बाद 2003 के अंदर उसको भी बैन कर दिया गया। हम्म। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने उसको बैन किया मतलब 20 साल पहले, आज भी उसका नाम मतलब हमारे यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होता। उनकी एक्टिविटीज बैन हो चुकी है, उनकी हर चीज बैन हो चुकी है। उनके कई ऐसे उस टाइम के जो लीडर थे वो जेलों के अंदर है। तो आप मुझे बताएं कि फिर इनके पास इतनी ताकत कुव्वत कहाँ से आ गई कि ये बकायदा जो आपने बताया है कि बकायदा एक खवातीन का विंग स्टार्ट हो रहा है और वो शायद होता है ना कि एक उनका एडमिशन आ गया है, नवंबर से उनकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो मेरी समझ से तो ये चीज बाहर है, क्योंकि ये जो चीज भी है ना या जो भी इस टाइम चल रहा है ये इंडियन मीडिया के ऊपर है। हमारे यहाँ ऐसी ना कोई खबर है, जानकारी भी नहीं है और इंटरनेशनल मीडिया में भी नहीं।
तो मैं तो आपसे कह चुका हूं कि हम तो 20 साल पहले इनसे नहीं, हाथ मैं उठा। तो ये आपको बाकायदा पोस्टर, आप तो पढ़ पा रहे होंगे, मैं तो उतना मुझे उर्दू या ये सब पढ़ना इतना नहीं आता, लेकिन आप तो बाकायदा इनकी एडवर्टीजमेंट जो है इनके ऑनलाइन मीडिया से, पाकिस्तानी मीडिया क्यों कवर नहीं कर रहा वो पाकिस्तान जाने। आप देखिए, आप लोग भी तो नेशनलिस्ट हैं कि नहीं? आप लोग नेशनलिस्ट हैं और एंटी इंडिया अगर इनका सेंटिमेंट है, आप लोगों को अच्छा तो लगता ही होगा कि ये लोग तो जिहाद की बात करते हैं। और किसके खिलाफ? ये भारत के खिलाफ जिहाद चाहते हैं ना। भारत के खिलाफ अगर जिहाद चाहते हैं ये तो अच्छे लोग हुए आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से अच्छे नहीं। हमारी मीडिया क्यों ना दिखाए? वो ये दिखा रही है जो प्रत्यक्ष को देखिए, आप प्रमाण दिखाएं। किया, यानी कि भाई हमारे पास ये प्रूफ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर चला रहे हैं। ये देखिए, बाकायदा डिजाइन मैंने करके आप पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए देखिए आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये जो नई एक्टिविटी है वहां पे स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन, सब इसको कौन ऑनलाइन, जगह नहीं, ऑनलाइन। घर से बैठ के देखिए करिए, शिवम, आप घर से अच्छा बैठ के जिहाद फैलाइए। मैं कह रहा हूं हुसैन जी, आप जैसे आज मेरे से के बात कर दौर रहे में हैं, सोचिए ऐसे ही 4 अच्छा लोग बैठेंगे और कहेंगे और जिहाद की बात करते हैं। आज के दौर में ऑनलाइन कुछ भी इस तरह का थंबनेल बना देना, चीजें बना देना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल है और फ्री भी है। ये तो 5 मिनट का काम है। इस तरह की कोई भी चीज इस तरह से उसको इस तरह से आप सोशल मीडिया के ऊपर लें और कुछ भी कर लें। आपसे मुराद है कि जिन लोगों ने बनाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने भी बनाई है वो आराम से इसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं ना, आप तो हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि 2002 से ये सब जो तंजीमें हैं हमारे यहाँ बैन है, हम इनसे हाथ उठा चुके हैं। इनको काम करने की कोई आजादी नहीं है। तो मैं तो इसमें यही कह सकता हूँ। एक बात और है कि इसमें इन्होंने कहा है, मतलब जो ना मैंने भी इंडियन मीडिया को ही पढ़ा है, वो उसमें दावा कर रहे थे कि जो आपकी यूपी की खवातीन है, कश्मीर की हैं, ये जो साउथ इंडिया की हैं, उनके हवाले से ये कोर्स होगा ताकि उनको ब्रेन वॉश किया जा सके। चल अच्छी बात है, अगर ये कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास तो खबर पहले ही आ गई है। आप पहले ही अपने अवाम को बता दें कि इनको मत सुने, इनको बैन कर दें। ये हमारे मुल्क में हमारे जो है उसमें आतंक फैला रहे हैं। ये नहीं, तो आपके लिए अच्छी हुसैन बात है कि हुसैन आप हुसैन साहब, जिस जिस बात से आप और हम बचते हैं, जिसको मजहब का नाम दिया जाता है, आप भी कहते हैं मजहब का मसला, मैं उससे वो नहीं रखता ज्यादा, लेकिन ये मजहब का ही तो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए कि भाई मजहब अगर मैच कर रहा है, इनको पता है हमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, तो वो ये कर रहे हैं। दूसरा ये मैं कहूं कि भाई ये लोग खुलेआम वहां पर जाते हैं, वहां पर भाषण देते हैं, वो तमाम चीजें आप कहते हैं हमने बैन कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको ग्रे लिस्ट में नहीं जाना, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। वो आप अपने आप को बचा रहे हैं, ये उसकी कार्रवाई है या फिर वाकई आपको कद्र है इंसानी जान की? देखें। ये जो, हाँ। अच्छा देखें, ये जो आप बात करें ना कि हमें ग्रे लिस्ट का खतरा है, ये तो आपकी बातें स्टार्ट हुई। आपको पता है कि मतलब 2012 से ये वाला फैटफ का इशू सामने आया था। मैं आपसे बात करूं 2002 की, जब ये वाले नाम भी नहीं थे, इस तरह की कोई ना ग्रे लिस्ट थी, ना व्हाइट लिस्ट थी, ना ब्लैक लिस्ट थी। हम बहुत पहले इनसे हाथ उठा चुके हैं। और ये जो आप जो भी दिखा रहे हैं, अव्वल तो मैं आपको कह चुका हूं कि हमें इसमें हकीकत नहीं लगती। लेकिन अगर कुछ ऐसा है भी तो कम से कम हमारी स्टेट इसके पीछे नहीं है, ये मैं आपको सही बता रहा हूं। और इनकी कोई किसी किस्म की स्पीचेस अगर हमारे किसी भी बड़े शहर में हो रही तो आप मुझे बता दें। ये जो ठीक है, खवातीन है इस तरह से आ गई हैं। चलिए चलिए, आप आपके पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में ली क्योंकि जरूरत था पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जानना। कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ हैं और यूके देवनाथ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका भी स्वागत है। कर्नल शिवदान जी, पहले आपसे, आप पहले आए थे, आप कुछ काउंटर में कहना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नकेल कसी हुई है। हाँ, जावेद जी से मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जब ये चीजें बैन है 2002 से, तो उसके बाद इनकी एक्टिविटी क्यों क्लियरली पब्लिक में चल रही हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने 11 कैंप डिस्ट्रॉय किए थे, वो कैंप क्यों चल रहे थे? शरेआम इन कैंपों में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार रखे जाते हैं। आपके हिसाब से भारत तो इनको सप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि भारत के खिलाफ ये ऑपरेट करते हैं। तो ये हथियार, गोला बारूद इनके पास कहां से आ रहा है? इसके बारे में हुसैन साहब आप सोचें। और यदि कहते हैं कि इनको स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमारे देश में जब भी किसी आतंकी संगठन का कोई भी गोला बारूद बाहर से कहीं नजर आता है तो उसको फौरन हमारी जो पुलिस है या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पकड़ती हैं और उसको बैन करती हैं। क्या आपके सरकार, आपकी पुलिस, आपकी सेना
इस तरह की जो सप्लाई उनके पास आर्म्स अम्यूनिशन की बाहर से हो रही है, क्योंकि आप तो मना कर रहे हैं कि आपकी इस तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है उनको, तो क्या उनको चेक करते इतने इतने बड़े स्केल पर खुलेआम इतने हथियार कहां से आ रहे हैं इनके पास? और क्या आपके देश में इस तरह के हथियारों को रखने की इजाजत है? क्योंकि हमारे देश में तो लाइसेंस की जरूरत होती है, हमारे देश में जरूरत है नहीं। मैं आपको इन्हीं बातों को, आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे जर्नलिस्टों को मैं बताना चाहता हूं कि इन पॉइंट्स को उठाइए, जिससे कि आपकी सरकारों को पता लगे कि कहां आपकी गलती है और क्यों आप ग्रे लिस्ट में गए थे। और आपको अमेरिका की हाथ मदद से आप ग्रे लिस्ट से निकले हैं, मगर ये नहीं है कि अभी भी आपको एफएटीएफ ने आपको ऊपर कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं कि यदि आप ग्रे लिस्ट में निकल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आतंकियों को खुलेआम सप्लाई हेल्प करें या उनको मदद करें फाइनेंशियली और इस प्रकार से। तो ग्रे लिस्ट में जाने का दोबारा भी चांस है। और पत्रकार पिलर, फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। आप एज ए फोर्थ पिलर अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और अपने देश को के नेताओं को और अपने सबको बताइए कि क्या हमारे देश की ड्रॉबैक्स हैं। सेकेंडली, आपको मैं बताना चाहता हूं 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की सेना ने हमेशा अपनी शक्ति के साथ साथ आम पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए आपका जो कट्टरपंथ है उसको बढ़ावा दिया, और जिसके द्वारा आपके देश में कट्टरपंथी जो चारों तरफ नजर आ रहे हैं वो इसलिए नजर आ रहे हैं। ये बताइए कि रूसी सेना अफगानिस्तान में आई, आपके देश के लोगों को इतने बड़े स्केल पर वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? अमेरिका ने केवल इसलिए, आपने अमेरिका कहना माना कि आपको इजीली वहां से पैसे मिल जाते हैं, उन पैसों से आप अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, चाहे उसके लिए आपका देश जो है किसी खड्डे में चला जाए। आप जिस देश के नौजवान आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं खुलेआम मदरसों में और उसके बाद अफगानिस्तान में जाकर लड़ रहे हैं, आज वही तालिबान आपके विरुद्ध टीटीपी के रूप में आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपको इन चीजों को समझना चाहिए और बताना चाहिए। किसी भी फॉर्म में देश में आतंकी कैंप नहीं चलने चाहिए, आतंकी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, तभी आपका देश प्रोग्रेस करेगा। इकोनॉमिक एक काउंटर ले लेते हैं, एक काउंटर। हाँ, खुश होंगे। ठीक है शिवदान जी, इन बातों के बारे में यदि आपका कोई आइडिया हो मैं आप ही का प्रश्न हुसैन जावेद जी से पूछ लेता हूं। देवनाथ जी, आपके पास मैं आऊंगा, एक शॉर्ट रिबटल के बाद में आता हूं। हुसैन जावेद जी, आप बताइए, वहां बाकायदा रैलियां हो रही हैं, जैश ए मोहम्मद ने एक रैली करी 6 फरवरी को, वहां पर खुलेआम हथियारों की नुमाइश हुई, वो तमाम चीजें हुई, जिहाद के वहां पर नारे वहां पर लगे। आप कह रहे हैं कि हमने इनको बैन कर दिया है, वो कर दिया है, ये कर दिया है। हमास के वहाँ प्रोटेस्टर्स हमास की झंडे लेकर वहाँ पर रैली करते हैं, बिल्कुल। अब आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि सब कुछ हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है? आप कहते हैं स्टेट इसके पीछे नहीं है। अब स्टेट पीछे नहीं है, आपके देश के अंदर हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? या तो फिर कंट्रोल नहीं है पाकिस्तानी फौज का या एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हिस्सों में, ये कबूल कर लिया जाए कि हमारी वहां चल नहीं रही है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भारत की अगर सॉइल से ऐसी धमकी पाकिस्तान को कोई गुट अगर दे, तो फिर आप भारत सरकार से बात करेंगे या फिर उन गुटों को केवल कहेंगे नहीं यही बदमाश हैं तो इनको बैन कर दिया होगा या वो कर दिया होगा? बात तो आप सरकार से करेंगे, हम तो आप ही को जिम्मेदार ठहराएंगे ना। हुसैन जी, देखिए, मैंने कर्नल साहब की भी सारी सुनी है बात और आपकी भी सवाल है। मैं इसमें यही कहूंगा कि इन्होंने बात की कि हमने 1979 में सोवियत फौज के खिलाफ क्यों हम इस्तेमाल हुए और हमने किया, तो अगर ना करते तो उस वक्त आपका क्या ख्याल है कि उनका इरादा सिर्फ काबुल तक स्टे करने का था? वो तो हॉट वाटर परस्यूट्स के लिए आ रहे थे, उस टाइम उनका मिशन वही था। और ऑब्वियसली एक ग्लोबल कैंपेन चली, कोई पाकिस्तान ने अकेले तो नहीं चलाई, उसमें सऊदीया ऑन बोर्ड था, उसमें अमेरिका ऑन बोर्ड था, और इस तरह से मतलब उसका रास्ता मैं बीच में आपको रोक रहा हूं पूछने के लिए, अगर वो आगे जाना चाहते थे यानी पाकिस्तान की तरफ? हाँ जी, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो बकायदा उस टाइम की जो सोवियत थ्योरी है वो यही इसी नाम से थी, हॉट वाटर परस्यूट्स के नाम से थी। ऑब्वियसली ये बात सबको पता है। और अफगानिस्तान को उन्होंने समझने में गलती की, और ऑब्वियसली फिर आपको पता है जो वहां पे 10 साल की जंग हुई, उनके हाथ कुछ नहीं आया, तो ये तो फैक्ट है। दूसरी बात इन्होंने कही है सारी, तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपने अपने तौर पे ऑपरेशन किए 2019 में, आपने बालाकोट के ऊपर अटैक किया कि वहां पे कैंप्स हैं, हालांकि वहां पे जंगल निकला। अरे अभी आप हो गया, अब तो बीत गई बात।
सुन वो तो ले बीत सर। गई है, वो बार बार मैं वो सेम चीजें नहीं बोलूंगा। ठीक है, आगे अच्छा, बोलिए। सुन तो ले वो सर। जंगल वंगल नहीं था, आप वो हो गया। फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया। हाँ बोलिए। आपकी ठीक है, वो आपका अपना मौकिफ है, हमारा ये तो हमारा जंगल है कि के हमने बीच एक में, दूसरे की जंगल के बात बीच में कैंप थे, ये आपकी बात ठीक है। पेड़ भी गए हैं, पर वहां पे कैंप आतंकियों के में साथ। हाँ, उसमें दरख्त भी सिर्फ गए। कौवे थे सर, उसमें कौवे ही मरे बेचारे, नहीं और नहीं, तो वो उसमें कुछ अब भी नहीं था। आतंकियों को आप कौवा बोलेंगे तो आप कौवा बोल लीजिए। चलो ठीक है, वो ठीक है, देखिए हम एक दूसरे को कन्विंस तो नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, नहीं इट्स ओके। कन्विंस नहीं, देखिए उसके वो बाद प्रूफ है। देखिए फॉरेन जर्नलिस्ट वहां पर अच्छा आए, ठीक आपने बैरिकेडिंग करी, तमाम चीजें मई आपने की करी। अब मई की छोड़िए ना, जंग में ऑपरेशन जंग सिंदूर भी तो हुआ था हुसैन जावेद जी, हमने आपको अंदर मैं तक वही स्ट्राइक आ रहा किया हूँ, ना, वो तो मैं आपने वही आ माना। रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। मई की जंग में दोबारा जो थे वो आपने हमला किया, हाँ भावलपुर पे किया, मुरीके पे किया, और आपने दावा किया कि हमने सारे कैंप तबाह कर दिए। मैं इंडियन मीडिया से यही सवाल करता हूँ यार कि मई कितना दूर है, 4 महीने। अब 4 महीने में अगर आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तो 4 महीने में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बकोला आपके खड़ा भी हो गया। मदरसों पे आपने अटैक किया, मासूम बच्चे वहां पे शहीद हो गए, औरतें वहां पे शहीद हो गई हैं, और आप कहते हैं कि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, तो 4 बार दोबारा उठ ही गया। इसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हैं ना, कि जो काम दिया गया शायद वो सही नहीं हो सका। मैं तो इसमें यही कहूंगा। और आखिरी बात सर के जवाब मैं इस पे दूंगा कि देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि दोबारा रिपीट करूं, ऐसी एक्टिविटी हमारी जमीन से जो इंडिया के खिलाफ हो, इस वक्त नहीं की जा रही है। स्टेट उसके पीछे नहीं है। हम तो रोज आपके साथ बात करते हैं, हमारे मुद्दे तो दो ही चल रहे हैं, आपको पता है, एक BLA और एक TTP। क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम अपने लिए तीसरा महाज इस तरह से खोल लेंगे? ये तो खुद आप इसको खुद ही समझ जाइए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं ये मुद्दा उठाना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, तो हम तो हमेशा दिल्ली से ये आशा लगाए होते हैं कि भाई आओ हमारे साथ बात करो। बात आप लोग करते नहीं है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, तो मुद्दे कैसे हल होंगे? फिर ठीक है, चलने दे ऐसे। मैं हुसैन जावेद जी, आप एक गले लगाएं, पीठ पे छुरा मार दें, तो फिर क्या आपसे बात की जाए? वही वाली बात है। आप कह रहे हैं कि आपके सॉइल में वो, हम उसके पीछे नहीं है। हम बता रहे हैं आतंकी संगठन है, वहां पर बाकायदा आतंकी आते हैं, वहां से आते हैं, आपके सॉइल में से आते हैं। आप हमें मारे मारे, बार बार हमले आप करवाएं, आप उसको डिनाई कर लें, ठीक है। देखिए आप हमारे सामने डिनाई कर लेते हैं, वहां पर बड़ी वाहवाही होती है, देखो हमने इंडिया में क्या कर दिया, इंडिया में हमने क्या तबाही मचा दी। ये होता है साहब, ये हर जगह होता अगर है। ये हकीकत है ना। अगर ये मसला आज का जो मुद्दा है वो आप ये समझिए कि भाई ये जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये औरतों को भी अब इस्तेमाल करेंगे इस चीज के लिए। खुद तो ये हैं भाई, इनको आगे आना नहीं, इनको मरवाना है। अब बच्चों का भी ब्रेन वॉश करेंगे। मेरे कल भाई को ये उनके मन में इतना मेरे जहर भाई बोएंगे, भारत का कितना बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्या बन जाएगा? और भी तो इस्लामिक देश हैं। मेरे भाई पाकिस्तान कोई सऊदी मेरे अरेबिया भाई क्यों नहीं बन सकता? शिवम भाई, आप हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, वो तो कई सालों से जेल में है, कन्विक्टेड है, सजा हो चुकी है, उसको तो आजादाना अरे नकलो वो हरकत की जेल इजाजत नहीं ही नहीं कहते, है। वो प्रोटेक्शन कहते हैं। मतलब वो लगता है कि भाई वो तो ऐसा आपने भी है। हाई प्रोफाइल, आपने उसको एक पूरा बंगला वंगला सब कुछ हिसाब से दिया हुआ है कि भाई वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे। वो सेफ्टी है, वो जेल नहीं है। वो खुद खुश होंगे कि मुझे ऐसी जेल मिले। ठीक है, आपके पॉइंटर्स को मैंने लिया। एक बार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपने सभी की बातें सुनी, लेकिन आज का मुद्दा ये है, ऑनलाइन आके पढ़ाया जाएगा, 500 रुपए में कोर्स होगा, महिलाओं को होगा, बच्चों का भी इस्तेमाल होगा। ये किस हद तक चले जाएगा? अब फिर वही बात है ना कि पीएम मोदी ने जो कहा था, देयर इज नथिंग सच एज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म टेररिज्म है। ये कहां जाके खत्म होगा? ये कितना भड़काने का प्रयास करेंगे? फिर ये मजहब की बात आ जाएगी, फिर कहेंगे नहीं आप, ये होता है, वो होता है, फलां होता है, ढिमाका होता है। लेकिन ये कर तो मजहब का इस्तेमाल रहे हैं। अब तो ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए हर जगह, हर फॉर्म पे, और इसको एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। भाई इनको टारगेट किया जाना चाहिए जो ऑनलाइन कोर्स करें। मैं तो कहता हूं बाकायदा वही मिसाइल गिरे, खत्म हो। पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होगा इसमें। शिवम जी, बहुत ही अच्छी बात यह है कि हुसैन जावेद जी मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है। अगर उनके बात में कोई सच्चाई है तो मेरे ख्याल से वो एक हेल्दी डेवलपमेंट होगी। बाकी हमारे पास तो काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट एविडेंस है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है जमीन पर जिसमें जैश ए मोहम्मद महिलाओं को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि 500 रुपए की फीस लेंगे और उसके बाद महिलाओं को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेनिंग इस तरह की ट्रेनिंग होगी जिससे कि वो अपने परिवार में खुशहाली ला सकें।
यानी महिलाओं को लिखना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, टेलरिंग सिखाई जाएगी, अच्छा खाना कैसे बनाया सिखाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अब अगर इसमें जैसे कि हुसैन जावेद जी बोल रहे हैं कि सच्चाई नहीं है, अगर सच्चाई नहीं है तो मैं ये एज ए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो पाकिस्तान की जो फेडरल पुलिस है, प्रोविंशियल पुलिस, स्टेट पुलिस है या टेरिटोरियल पुलिस भी होती है, यहाँ पर पाकिस्तान की एफआईए अच्छा काम करती है, जिनकी इंटेलिजेंस यूनिट्स और खबरिये अच्छा काम करते हैं कि उनकी फेडरल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस इन सब डेवलपमेंट पर नजर रखी होगी। और अगर ये कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से कोई अंडरग्राउंड मूवमेंट चालू नहीं है जिसमें कि अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से जो गुड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो महिलाओं को या बच्चों को रिक्रूटमेंट करे, क्योंकि वो थोड़ा गुड है बियॉन्ड हो साहब, जाएगा। ये तो मतलब बड़ा खतरनाक मामला है। मतलब ठीक है हुसैन जावेद, अगर मैं कह रहा हूं कि कोवर्ट ऑपरेशन एक चीज होती है और दूसरा होता है कि भाई सबको पता है फिर आप बोल नहीं सकते, ये खतरा होता है। भाई जान का खतरा लेके कौन वहां पर पत्रकारिता करेगा, यानी जर्नलिज्म करेगा या फिर अपने ऑपरेट करेगा? नहीं, मैं देखिए हुसैन भाई, मैं आपको थोड़ी ना मैं बर्बाद करना चाहूंगा, है ना, हम रोज चर्चा करते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है ग्रुप कैप्टन साहब? यहाँ पर ऐसा तो कई जगह पर होता है, भारत में भी जैसे कई कई ऐसे गुट थे, भाई उनसे जान का खतरा ही तो होता है, और क्या होता है। तो वो किस कदर ऑपरेट करते हैं? और पाकिस्तानी फौज ने क्या इन मुजाहिदीनों का, इन आतंकियों का इस्तेमाल नहीं किया? सब कुछ किया है। करगिल तक में उन्होंने किया है, बाकायदा लाशें तक नहीं लेके गए थे, जबकि वो फौजी थे, उनको आतंकी बोल के भेज दिया गया। तो पाकिस्तान का सारा फोकस इस तरफ रहा है, ये हिस्ट्री रही है ना देवनाथ साहब? हाँ शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है। पहली चीज तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में सारे पत्रकार हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, प्रिंट में हो या फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट हो, सबको बोलने की आज़ादी मिले। हुसैन जावेद जी साथ में हैं। मैं चाहता हूं कि वो भविष्य में भी अपने देश के लिए एक अच्छा काम करें, देश की इमेज पूरी दुनिया में भेजें कि एक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, हेल्दी पाकिस्तान, जहां हथियार की जगह पेन को ज्यादा वजूद दिया जाता है। शिवम जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, सजेशन दिया कि क्या अब हमें हमारी तरफ से इन टेरर कैंप पर हमला करना चाहिए या करने की प्लानिंग करनी चाहिए। मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत जिम्मेवार मुल्क है। जब हम पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो दो तीन चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक तो कोशिश की जाती है कि भविष्य के हमले, टेरर फोल्ड सब लोग बनाते हैं, पाकिस्तान भी बनाती है, हम भी बनाती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि भविष्य में अगर कभी दरकार पड़ी तो इनके टेरर कैंप पर जब हम हमले करें, अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की उसके बाद, तो उस हमले में सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को, ख्वातीन को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए आपने देखा होगा कुछ हमले हमने एक्सक्लूसिवली ऐसे सिलेक्ट किए, जैसे एक रनवे का सेंटर पॉइंट है, वहां आसपास कोई सिविलियन होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी। रात के 2 बजे थोड़े एक दो सिविलियन जगह पे हमने हमले किए, डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने किए रात के 2 बजे। ये उम्मीद करते हुए कि रात के 2 बजे उन असेंबली एरियाज में कोई होगा नहीं, सिविलियंस नहीं होंगे। एक और चीज मैं जो बताना चाहता हूं कि ये हमारी ब्रीफिंग जब चालू होती थी इंटेलिजेंस द्वारा, सबसे पहले यही कहा जाता था कि हर तरह की प्रिकॉशंस ली जाएंगी ताकि जो डिलीवरी ऑफ वेपन सिस्टम है वो बहुत एक्यूरेट हो। यानी अच्छे पायलट चुनो, अच्छा एयरक्राफ्ट सिस्टम चुनो, एक एक्यूरेट वेपन चुनो। ऐसा वेपन मत चुनो कि जो कि टारगेट से 20 मीटर इधर या 20 मीटर उधर चला जाए। ऐसा वेपन चुनो जो कि टारगेट के प्लस माइनस 5 मीटर के अंदर इंपैक्ट करे। तो हर तरह से क्या हम एक महिला संगठन पर हमला करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत जिम्मेवारी से काम करती है। हमें अगर कहीं पे भी एक रत्ती भर की आशंका है कि वहां पे महिलाएं होंगी,
चाहे महिला टेरर ग्रुप्स भी हों, उस पर हमला नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई सीधा डायरेक्ट एविडेंस ना मिले कि महिला टेरर ग्रुप जो है वो वेपन उनके हाथ में है। ये प्रिकॉशंस हमने हर जगह पर लिए, चाहे भारत में और कहीं पर भी इंसर्जेंसी हो, जैसे ही ऑपोजिशन साइड में महिलाओं के होने की खबर मिलती है, फायर रोक दिया जाता है। और जब तक कि ऑपोजिशन साइड में महिलाओं के हाथ में हथियार ना दिखे, तब तक अटैक नहीं किया जाता उन पर। हम बहुत ही जिम्मेवारी से काम करते हैं शिवम जी। हाँ हाँ, ये कुछ तस्वीरें हैं जो थोड़ा सा डराती हैं कि भाई बच्चों को किस कदर भड़काने का प्रयास। शिवदान जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। कहना चाहता हूं कि महिला जो है एक परिवार की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अपने बच्चों को आगे के भविष्य के लिए तैयार करती है। जिस महिला का ब्रेन वॉश करके उसको आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उन परिवारों में हेल्दी बच्चे निकल के आएंगे बाहर? यदि ये बात हमारे भारत में होती तो इस पे बहुत ज्यादा शोर शराबा तक मच चुका होता, पत्रकार सड़क पे आ गए होते, अब तक पूरी पब्लिक, पूरी जनता सड़क पे आ गई होती और पूरी जनता ने उस सरकार को फोर्स करती कि इस तरह की ट्रेनिंग ना दी जाए। क्योंकि महिला जो है, जो लेडी होती है, वो हर फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अब पाकिस्तानी सरकार को, वहां की जनता को भी, और आप पत्रकारों को, कि आप जनता को अवेयर करिए कि एक लेडी की क्या पोजीशन होती है परिवार में, और उसको परिवार में किस तरह से वो अपने अगली जनरेशन को तैयार करती है। आपको याद होगा कि शिवाजी महाराज ने को केवल शिवाजी बनाने के लिए उनकी मां ने उनको तैयार किया था। इसके कारण शिवाजी इतने हुए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हमारे इतिहास, हमारी हिस्ट्री भरी हुई है किस प्रकार से माओ ने अपने बच्चों को तैयार किया है, और आप इस बात को इजीली ले रहे हैं। नंबर 2, मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है इन आतंकी संगठनों को, क्यों हमारी सरकार ने, आपको याद होगा 20 अप्रैल को आपने पहलगाम में हमला किया था हमारे टूरिस्टों के ऊपर, और उनको धर्म पूछ करके मारा था, हिंदू है मुसलमान है, उनको दुनिया भर की बातें पूछी थी। मगर हमने आपको जवाब जो है पूरे 7 मई को जाके दिया है, पूरा सोच समझ के, आपके आतंकी संगठनों की लोकेशन पता करके, जिससे आम पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे। इसके कारण भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी दूसरे मुल्क पर इस तरह की योजना नहीं बनाता कि उसकी ये बर्बाद कर दी जाए, उसके आम पब्लिक में आग लगा दी जाए, जिससे कि सरकार का वहां पर ये हो। इस तरह से आप ये देखिए कि आपके आतंकी संगठन अक्सर हमारे देश में जगह जगह आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे सनसनी फैले और सरकार के विरुद्ध एक प्रकार का हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि इससे ठीक है, हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस सब कुछ कैपेबल है हैंडल करने में। मगर आखिर में ये जब फॉल बैक करेंगे आपके देश में ये आतंकी, तो वो क्या एक्टिविटी करेंगे वहां पर? क्या वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे? क्या आपके देश के विकास में सहयोग करेंगे? वो तो एक तो डिनाई कर रहे हैं। ये जो पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं बच्चे जो है, ये नारे लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं। कर्नल शिवदान जी, मतलब हाँ, आपकी बात पे, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाओ और सिविलाइज हो जाओ। कर्नल शिवदान जी, आपसे मेरा एक ये है कि भाई ठीक है, वो कहेंगे कि भाई इसमें किस तरीके से किया जा रहा है, वो एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी आप आतंकी संगठन की देख रहे हैं, जहां पर औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये औरतों का इस्तेमाल करने तक आना क्या एक हताशा दिखाता है कि भाई काफी प्रयास फेल हो गए? क्योंकि जिस तरीके से पर्दे, ये तो भाई बहुत तगड़े से इनको है कि भाई पर्दे में रखना है, औरतों को दिखाना नहीं है, और देखिए मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, वो 10,000 चीजें हैं। इसका रीजन एक और है कि पूरी दुनिया से जब आतंकवाद की जो बुराइयां हो रही हैं, तो आतंकवाद को आलोचना हो रही है, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि चलो अब मेल की जगह फीमेल को तैयार किया जाए। और फीमेल आतंकवादी का जो आपका उद्देश्य ये है, उनको आत्मघाती जो सुसाइडल अटैक्स के लिए तैयार करना, क्योंकि महिला पर कोई डाउट नहीं करेगा यदि कोई जाएगी किसी जगह पर जो सुसाइड बॉम्ब करने के लिए,
तो इसीलिए आपने अपनी महिलाओं को इस वक्त उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि अभी कोई भी देश अपनी महिलाओं को इस प्रकार इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह के पाकिस्तान ने शुरू किया है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, आपकी सरकारों को अवेयर करना चाहिए कि ये कदम बहुत ही गलत है और इसको फौरन रोका जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि ये पाकिस्तान सरकार की हताशा है और वहां की सेना का ये एक्शन है। वहां की सेना ने ये सोचा है कि मेल को तो बदनाम हो चुके हैं, मेल को तो हर कोई पहचान लेता है, इसलिए फीमेल को तैयार करो, छोटे बच्चों को तैयार करो। ये आगे चल के हो सकता है कि छोटे बच्चों को सुसाइडल बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही एक इंसानियत के लिए बड़े शर्म की बात है और इसको आपको फौरन चेक करना चाहिए। और 15 साल में बच्चा तैयार है अगर इस तरीके के टारगेट आपको देने हैं, मुझे लगता है। लेकिन मुझे एक वाकया याद आ गया, थोड़ा सा हटके है ये, एक आप इसको जोक के दृष्टिकोण से लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि भाई एक देश है, कोई हमारा कोई वास्ता नहीं किसी भी देश का, मैं कहूँगा डायरेक्ट कोई लिंक ना करे, कि भाई उस देश में क्या था कि भाई जो पुरुष फौजी हैं वो तो हैं, जो मेल फौजी हैं वो तो हैं ही हैं, तो वहाँ पर महिला फौजियों को लाया गया। और महिला फौजियों को जिस तरीके से उस देश में लाया गया, तो फिर जब ऑपरेशन का टाइम आया तो महिलाएं पीछे हैं, जब काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन तो महिलाएं पीछे हैं, हर ऑपरेशन में पीछे। और महिलाएं बड़ी परेशान भाई कि भाई महिला ब्रिगेड की भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो ऐसा देखा तो एक बार ये देखने को मिला कि महिला ब्रिगेड जो है उस देश की, वो एकदम आगे से लीड कर रही है और सब कह रहे हैं वाह देखिए अब आ गया बदलाव। तो बड़ी तारीफ की जा रही है कि देखिए यहाँ पर औरतों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है। तो एक ने किसी जनरल से पूछा उस देश के कि भाई आज आपने औरतों को लीड करने कैसे दे दिया। वो कह रहे भाई साहब बात ऐसी है कि इस वक्त आगे लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, तो इसीलिए हमने इन औरतों को आगे कर दिया है। तो कुछ ऐसा तो नहीं है हुसैन जावेद साहब इन आतंकी संगठनों के साथ कि भाई औरतों को अब आगे कर दिया जाए, कि भाई अब मामला हमारे हाथ से निकल गया। आप ठीक है, आप डिनाई कर सकते हैं कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर औरतों को तो जिस तरीके से अगर मजहब के नाम पे ये लड़ते हैं तो इनको तो बड़ा पर्दे में रखते हैं, वो तमाम चीजें करते हैं। अब क्या हो गया, इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग इनसे करवाएंगे? नहीं देखें, मैं तो पहले इस बारे में अपनी राय आपको दे चुका हूं कि स्टेट की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया कोई कंडक्ट नहीं की जा रही। और क्योंकि इसका हमें फायदा नहीं है, इसका आपको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। हमारे दो महाज जो है वो पहले ही यहाँ पर गर्म है, ये बात बिल्कुल एक हकीकत है। मैं समझता हूँ जो कर्नल साहब ने बात की ना, और उनके भी खदशात हैं, इंडिया को भी लगता है कि हमेशा पाकिस्तानी इस्लामाबाद में बैठ के यही सोचते हैं कि हमने इंडिया को क्रश कैसे करना है। ये थ्योरी अब नहीं चल रही है, ये चीज कभी थी भी नहीं और ये बिल्कुल नहीं चल रही है। पाकिस्तान को क्या फायदा है इंडिया को क्रश करने का? आप एक बड़ा मुल्क है, आपकी इकॉनमी बड़ी है, आप में प्रोग्रेस करने के तमाम इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, हमारे बीच में और आपके बीच में कुछ इश्यूज हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आपके जो मसाइल हैं, या आपको लगता है कि हम आपके खिलाफ इस तरह से कुछ कर रहे हैं, या हमें लगता है और उसके हमारे पास सबूत है, चाहे आप उसको माने ना माने वो आपका मसला है, कि BLA और TTP के फंडिंग के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया है। तो ये तमाम चीजें मैं और शिवम यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते, हम दोनों यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते। ये हमारी हुकूमतों को करना होगा, अगर आपस में कोई इनके दरमियान इस तरह से बात हो। क्योंकि देखिए, बात के बगैर ना मसला हल नहीं होगा। अभी आपने सवाल किया कर्नल साहब से, तो क्या हो, हम क्या एक और अटैक करते हैं वहां पे? इस तरह एक अटैक आपका आएगा, एक अटैक हमारा आएगा, 4 महीने फिर ऐसे जाएंगे, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। और बकौल आपके जो मैंने आपसे सवाल किया कि जब आपकी पूरी असेसमेंट होती है कि हमारे इलाके में अगर आपको लगता है कई इस तरह की एक्टिविटी आपके पास इंटर्न होती है, आप अटैक करते हैं और आपको रिपोर्ट दी जाती है कि तमाम कैंप्स तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन फिर वही 4 माह बाद हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि शायद इस तरह का अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोबारा आ गया, तो ये हल नहीं है ना आपके लिए ये चीज आपके लिए काम नहीं कर रही, ये चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही। प्रॉब्लम वही है, चाहे दिल्ली है, इस्लामाबाद है, इनको बैठ के बात करनी होगी। तीसरा कोई मुल्क आपके और हमारी जो है ना उसमें हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता। इंडिया कहता है कि जो बात होगी वो, ये तो आप कह रहे हैं तीसरा मुल्क नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान तो बार बार तीसरा मुल्क लेकर आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि आप देखें वो इसलिए क्योंकि इंडिया हमेशा कहता है कि जो चीजें उसको शिमला अकॉर्ड के तहत होना चाहिए। ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर थर्ड पार्टी आती भी, हमें जाती तौर पे कोई मसला नहीं है। आप खुद देखते हैं रिकॉर्ड पे हमारे PM शहबाज के बयान है मई की जंग के बाद, उन्होंने कब कहा कि हम इंडिया से बात नहीं करना चाहते? उन्होंने तो कभी नहीं कहा, आज भी बात करना चाहते हैं। ये तो आपकी तरफ से दरवाजे बंद है, दरवाजे खोलिए थोड़ा सा,
अरे और हुसैन हमें जी, बताइए कि आपके कितनी हम बार आपको दरवाजे खोलें आप फिर वही बात नहीं मान रहे। आप बार बार समझ क्यों नहीं रहे? आप आतंक रोक दें, दरवाजे खुल जाएंगे। आपके पास फौज है, इससे हमें दिक्कत थोड़ी ना है। आपके पास न्यूक्लियर हथियार है, इससे हमें दिक्कत थोड़ी ना है। आपके पास जो आतंकी संगठन जो आपने पाल पोस रखे हैं, जिनका चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिनको जिहादी बोला जाता है, बड़ा फक्र का काम वो कर रहे हैं, इनको आप रोक दें, अगले दिन से डायलॉग आपका चालू हो जाएगा। भारत ने ये तो कहा है। हम आपको कब कह रहे हैं? आप हमारे सॉइल से कोई आपके ऊपर हमला हो रहा हो तो आप मुझे बताइए कि भाई ये आतंकी संगठन भारत से क्रॉस बॉर्डर करके आते हैं, पाकिस्तान में घुसते हैं। हमारा मेन मसला तो यही है। और क्या मसला है? बातचीत कब कर? मैं वही कह रहा हूं ना, एक बार पीठ में खंजर घोपा जाए और फिर कहनी बात करो। अब कितने जख्म झेले भारत? कोई तो सीमा होगी ना, कोई तो उसका। बात ये है कि ये बड़ी आज के दौर में ना सादा सी बात लगती है कि हम तो आपकी तरफ कुछ कर नहीं रहे। हम, मैं मानता हूँ कि इस टाइम इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक पीसफुल बॉर्डर है, कोई किसी किस्म की टेंशन देखने में नहीं आ रही है। ना आप कुछ वहां पे कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंटरवेंशन के जो अंदाज है ना वो बदल गए हैं। प्रॉक्सीज इस्तेमाल होती है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। इससे आप भी तंग आए हुए हैं, इससे हम भी तंग आए हुए हैं। तो मैं वही कहूंगा कि सिर्फ धमकियां देना या इस तरह करना, दिल्ली इस्लामाबाद के मसले नहीं ऐसे लोग जब तक आप टेबल पे नहीं बैठे। ठीक है। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए हुसैन जावेद जी, अगर ये हम आपको बता रहे हैं इस तरीके के कोर्सेज वहां पर हैं, बाकायदा प्रिंट में दिया गया है, और तो आपके वहां पर साइबर पुलिसिंग होती है क्या कि भाई इस तरीके से इन पर एक्शन अगर लेना हो तो क्या होगा? उस पर आप लोग मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते कि भाई हम इसको कर दें, इस पर एक्शन ले लें, इस पर कुछ कार्रवाई कर दी जाए? हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ बकायदा एफआईए का साइबर विंग है जो बहुत एक्टिव है। एफआईए के बारे में अभी देवनाथ जी ने भी बड़े अच्छे अंदाज से बात की, तो वो एक्टिव है। और यहाँ बहुत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा इस तरह की पोस्ट ना करे जिससे एक तरह की सेक्टेरियन किस्म की नफरत फैले और इस तरह की चीजें हो, जैसे कोई हेट स्पीच हो जाए, जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ हो जाए, ऐसी चीजें जिससे अमन को खतरा हो, तो ये इस बात की बहुत चेकिंग की जाती है। और मैं आपको वही तो कह रहा हूं, मैंने कब इनकार किया कि ये आजादाना काम करें। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि हमने इनको 2002 से बैन किया। मैं तो आज भी वही बात कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल ना मैं आपके सामने अपने पैनलिस्ट के लिए रखना चाहता हूं कि देखें, आपको मौलाना अजहर से शिकायत है, ठीक है, होगी। वो तो आपकी कैद में थे। 94 में आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, 99 तक वो आपके पास थे। आप उनको अपने पास रखते, आपने क्यों फिर उनको कंधार आने दिया? अमृतसर के एयरपोर्ट पे उनको रोक लेते। प्लेन हाईजैक करवा देंगे तो क्या किया जाएगा? प्लेन हाईजैक करवा देंगे तो क्या किया जाएगा? अमृतसर पे तो खड़ा हुआ था ना उस टाइम, कमांडो एक्शन हो सकता था, आप लोगों ने नहीं किया, उनको जाने दिया। नहीं, वो कोलैटरल। अब फिर वही वाली बात है, फिर जो हमारे आदमी मर जाते हैं फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? ये सारी बातें हैं ना। देखिए, अब ये तो फौज बताएगी ना उन्होंने क्यों नहीं किया। वो तो हम करने को तो हम कंधार पे भी कर देते, कहीं पर भी कर देते, करना अगर हमें होता। कोलैटरल देखो, फौजी हमारे शहादत देने को तैयार रहते, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोगों की जान नहीं जा सकती थी यहाँ पे। लेकिन इसका एक काउंटर ले लेते हैं। ये पुराना मसला जो है यूके देवनाथ जी इन्होंने उठाया कि भाई वो हमारे पास था तभी मार दिया जाता। शिवम जी, मैं जवाब दूं? हमारी शिवदान जी एक बार, देवनाथ जी के बाद आपका, बस एक राउंड में आ रहे हैं। हाँ। शिवम जी, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। एंटेबे में जो हुआ था, उगांडा की बात कर रहा हूँ, इजरायलियों ने एक बहुत ही डेयरिंग कमांडो ऑपरेशन करके जब छुड़वाया था, उसके बाद से भारत में अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने में एक मॉकअप ड्रिल करती हैं कि जरूरत पड़ने पर उस जैसा ही एक ऑपरेशन हम करें, चाहे वो लाहौर में करना पड़े या काबुल में करना पड़े। अमृतसर में तो कर ही देंगे अगली बार। लेकिन देखिए, सीरियस नोट में मैं बता रहा हूं क्योंकि हम टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में शायद सरकार की इनडायरेक्ट शह में अलग अलग जगह पे महिलाओं को प्रेरित किया जाता है। पाकिस्तान में देखिए आप, मरकज़े मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग वुमेन ग्रुप है, पाकिस्तान में मुस्लिम गर्ल्स लीग है, वहां पर दख्तरीन तैयबा चलता है। इन सब जगह पर इन महिलाओं को जमा किया जाता है धर्म के नाम पर, और
जो इनपुट मिल रही है उनको जिहादी सोच दी जाती है, उनको भारत विरोधी ट्रेनिंग, मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है, रेडिकलाइजेशन किया जाता है। तो मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में महिलाओं को इस तरह से गलत रास्ते पर दूसरे देश के खिलाफ इंडोक्ट्रिनेशन नहीं की जाएगी। हम भारत में भी नहीं करते हैं। नहीं, वो कह मैं रहे हैं उम्मीद कि भाई करता हूं कि हम आगे वाले दशक में पाकिस्तान में भी नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप इसको क्या करेंगे फिर? इसको क्या हाँ करें? सुमित जी, शिवम, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि मैं हुसैन जावेद जी का इस बयान पर कुछ हद तक इनका जो यकीन है वो उनका पर्सनल बिलीफ है। इनका मानना है कि पाकिस्तान की सरकार शामिल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सारी जगह सिस्टम कैसे काम करता है। पाकिस्तान की सरकार जो है इसको ऑब्वियसली मिलिट्री जीएचक्यू को बोलेगी, जीएचक्यू जो है ऐसी हरकत करने के लिए आईएसआई को बोलेगी, आईएसआई जो है अपने जो ये अलग अलग पेड, अनपेड या शेल्टर्ड या प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स, उनको बोलेंगे। इनकी फंडिंग भी हवाला के जरिए कर देते हैं, इनकी फंडिंग भी दूसरे देशों से ज़कात के रास्ते से पाकिस्तान में ले आया जाएगा। तो इनका जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, इनका डायरेक्ट लिंक क्या भारत पाकिस्तान सरकार के साथ है, प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल बिलीफ जो है हुसैन जावेद जी का, वो उनका ओपिनियन है, वो अपने ये बात आपकी सही है इस लहजे में कि भाई अब अगर आईएसआई करा रही है तो वो थोड़ी ना कोई पोस्टर लगा के बताएगी कि भाई देखिए हमने अब ये नया किया है, और बाकायदा उसको ट्वीट करेंगे कि अब महिला ब्रिगेड हम तैयार कर रहे हैं, या फिर हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, या फिर अब महिलाओं का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब कुछ कोवर्ट होगा। वो तो किसी पाकिस्तान फौज के सिपाही को भी नहीं पता होगा अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा हो रहा होगा, वो भी गेसवर्क में रहेगा। तो ये सारी क्लोज डोर मीटिंग्स में, क्लोज डोर डिस्कशंस में ही तो देवनाथ जी होगा। अब ये बिल्कुल हुसैन जावेद जी को थोड़ी ना बताएंगे कि हमने ये किया है, लेकिन हुसैन जावेद जी अंदर से जानते हैं कि कहीं ना कहीं लिंक है। ठीक है देवनाथ जी, कुछ कंप्लीट अगर करना चाहें। हाँ शिवम जी, होता क्या है कि ये जरा स्पाई वर्सेस स्पाई गेम होता है। शुरुआती दौर में मैं बताता हूं, क्योंकि मैं तो एयरफोर्स से अपनी जिम्मेवारियों से 2012 में ही मुक्त हो गया था, लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूं 1990 की बात है। हाँ जी, 1992 1994 की बात है। इन्होंने प्रूफ दो, हमने बोला आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, मारा गया है, सामने डेड बॉडी पड़ी है, इन्होंने बोला प्रूफ दो। तो ठीक है, उस वक्त हम लोग डोजेर बनाते थे, तो हमने इनको प्रूफ दे दिया कि जो मारा गया उसकी जेब से पाकिस्तानी माचिस निकली है, और उसका जो कॉलर, उसने जो शर्ट पहनी थी उसमें जैसे लाहौर टेलर्स का टैग लगा हुआ है, समझिए। ठीक है, हमने वो डोजियर में बना के इनको दे दिया। ठीक। तब हम लोग भी सीख रहे थे इस खेल को। अब शिवम जी, दर्शक भी हंसेंगे, जैसे हमारा डोजिया, और जाहिर बात है हमारी विदेश मंत्रालय में एम्बेसी टू एम्बेसी दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही वो हमने पाकिस्तान की एम्बेसी को दे दिया, अगले 5 मिनट में वो आईएसआई के पास चली गई। अगले दिन ही आईएसआई के जो ट्रेनर्स और हैंडलर्स थे, उन्होंने सब जगह आदेश दे दिया कि भारत में घुसाने के पहले उसकी जेबें तलाशो, जेब में पाकिस्तानी माचिस नहीं होनी चाहिए। भारत में धक्का देने से पहले उस आतंकवादी के हाथ में ये देखो कि उसकी जो पैंट शर्ट है उसमें कोई लाहौर टेलर्स का कोई टैग ना हो। पूरी लिस्ट, यानी हमने इनको डोजियर दिया ये प्रूव करने के लिए कि वो टेररिस्ट 1992-94, मैंने उसकी डेड बॉडी देखी, थोड़ा इन्वॉल्व था, कि उसमें ये प्रूव है। तो इन्होंने हमारे ही दिए हुए डोजियर में जो हमने प्रूफ दिए थे, वो एज ए ट्रेनिंग एंड फर्दर प्रिकॉशन एंड एसओपी, तो इन्होंने क्या करना शुरू, अभी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है। क्योंकि हमने इनको प्रूफ दिया कि उसके जेब से जो दवाइयां निकली वो मेड इन पाकिस्तान है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान लोग क्या करते हैं। इनके ये टूरिस्ट बन के इंडिया में आते हैं, इंडिया से दवाइयां खरीद के ले जाके पाकिस्तान में जाते हैं, और फिर वो जब टेररिस्ट को इंडिया में पुश करना हो, जाहिर बात है कुछ तो दवाइयां देनी पड़ेगी ना, चोट लग गई तो ऐसे, तो वो अब प्रिकॉशन सीख गए हैं ये लोग। जब उस टेररिस्ट को इंडिया में पुश करते हैं, उसको मेड इन पाकिस्तान में ये सरदर्द की दवाई नहीं देते, उसको जो सरदर्द की दवाई देते वो मेड इन इंडिया वाली दवाई है, जो कि यही टूरिस्ट बनकर आए थे 1 महीने पहले दिल्ली में, और वापस जाते वक्त दिल्ली से खरीद के ले गए।
तो हमारे दिए गए डोजियर से और जो हम प्रूफ देते हैं, ये सीख जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं मैं इनकी तारीफ करता हूं। ये नहीं तारीफ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आपने कहा स्टार्टिंग में आपने 2 पन्नों का दिया कि भाई ये देखिए ये माचिस का डब्बा और ये टेलर का, फिर धीरे धीरे हमने डॉजियर बड़े करे, मोटे मोटे डॉजियर इनको भेजे, तो इनके लिए तो एक पूरी कोर्स हो गया ना, पूरा सिलेबस आपने तैयार कर दिया। ये भी एक कारण है हुसैन जावेद जी जो कह रहे हैं कि भाई डॉजियर डॉजियर बार बार डॉजियर सबूत जो मांगे जाते हैं। कर्नल शिवदान जी लेकिन कुछ कहना चाहते थे, एक तो ऐसे आतंकियों को मारा क्यों नहीं। बताना चाहता हूं, इन्होंने हाँ। बोला है कि हमने हाँ। उस आतंकवादी को हाँ। उसके जो हिजैक हुआ था, प्लेन हमारा हाईजैक हुआ था, जी जी। उसके बदले में क्यों छोड़ा। एक हमारे जितने भी पैसेंजर थे सब प्लेन में बैठे हुए थे। हाँ। और ये बहुत आसान है, जिन आतंकवादियों ने उनको होर्स बंधक बनाया हुआ था कि यदि उनको खतरा लगे को चारों तरफ से घिर चुके हैं, जैसे हम आप कह रहे हैं कि हमको एक रेड करनी चाहिए थी, कमांडो रेड इजराइल की तरह, तो यदि उनको लगता कि हमने कमांडो रेड कर दिया है तो एक एयरक्राफ्ट को आग लगाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें इतना फ्यूल भरा होता है कि थोड़ा सा भी उसमें उसकी फ्यूल टैंक में एक गोली भी मार दी जाए तो उससे पूरे प्लेन में आग लग जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि हमारे 350 लोग जो प्लेन में बैठे हैं उनकी जान जाए, वो बेचारे खतरे में आ जाएं। इसके लिए हमने आपके घोषित आतंकवादी को, जिसने भारत में इतनी हरकतें की थी, उसको आपने बदले में मांगा, जिसके खिलाफ पूरे प्रूफ थे कि वो आतंकवादी गतिविधियों में, हमारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, उसके बारे में सारे प्रूफ थे हमारे पास। फिर भी आपने उसको मांगा कि हम, यदि आप इसको नहीं देंगे तो हमको नहीं छोड़ेंगे। हमको देना पड़ा क्योंकि हम अपने लोगों की जान गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने वो दिए। तो इसलिए आप ये बहाना न बनाएं कि हमने ही उस आतंकवादी को छोड़ा है अपनी जेलों से। तो ये आपने हमें मजबूर, और आपने उसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझी कि आपने पूरे प्लेन को काठमांडू से जो जा रहा था उसको हाईजैक किया, और उसके बदले में इतने बड़े उसके बदले में आपने उस आतंकवादी को मांगा। तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है कि आप उसको कितना वैल्यू दे रहे हैं। और यदि आप बताइए, क्या जैसे मोहम्मद के उनको आपने प्रॉपर जेल में रखा है? क्या वो इतने बड़े नेता हैं, क्या इतने बड़े राजनीतिक नेता हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, जहां सारी फैसिलिटी और सारी प्रोटेक्शन उनको घर में दी जाए? आप आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके कारण वहां पर आतंकवादी संगठन के नेता जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी समझते हैं, अपने आप को देश के अंदर समझते हैं कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसके कारण आपके देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। जिस प्रकार से एक प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में नेता जो हैं वो पॉपुलर होते हैं, आपके यहाँ आतंकवादी नेता पॉपुलर होते हैं, नॉर्मल जो पॉलिटिकल नेता वो पॉपुलर नहीं होते हैं। और आपकी आम जनता डरी हुई है, जहां भी आपके कैंप होते हैं वहां वो आम जनता को भी डरा कर रखते हैं। तो आपकी आम जनता इसलिए आवाज नहीं उठा पा रही है क्योंकि उनको आतंकवादी संगठनों ने चारों तरफ डरा रखा है। तो मेरा आपसे यही सजेशन होगा कि अपने देश को अवेयर करिए। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने देश में अवेयरनेस लाइए, और चाहे इसके लिए आपको अपना जान की कीमत क्यों ना देनी पड़े, मगर फिर भी अपनी आवाज उठाइए और देशवासियों को बताइए कि उनके साथ क्या हो रहा है। हुसैन जावेद जी, आपने ये पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। अगर आप हाईजैकिंग वाले मुद्दे को उठाया, मसूद अजहर के मुद्दे को उठाया, आप ये बात कबूल करेंगे कि उस टाइम पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस मतलब डिनाई कर दिया था कि भाई आप हमारे यहाँ पर लैंड नहीं करेंगे? ये भी आपको याद होगा। और उस समय आपके अफगानिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अफगानिस्तान यानी तालिबान से, ओसामा बिन लादेन से। तब तो यही लोग आपकी मदद कर रहे थे ना जो आज आपके खिलाफ हैं, हरकतुल मुजाहिदीन जो भी वो संगठन थे। तो पाकिस्तान का तब भी रोल था और आज भी रोल है। तब आपने उनको लैंड नहीं करने दिया। अगर आप लैंड करने देते तो फिर आप कर लेते डिप्लोमेटिक, आप कर लेते वो जो ऑपरेशन आप करना चाहते, पर आपने पल्ला झाड़ लिया। तब से आप तब से पाल के बैठे हैं। सोचिए। देखिए शिवम, अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो आपको शायद याद हो, वरना जो हमारे पहले से उनको याद होगा कि में भी इस तरह इंडिया का एक तैयारा था जो कि लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड हो गया था, हाईजैक होकर। उसके बाद बड़े प्रॉब्लम हो गए थे, हमने उसको आने दिया था। और उसके बाद इंडिया ने जो हमारा पाकिस्तान है और जो जमाने का हमारा ईस्ट विंग था उसके बीच में
उन्होंने उस पर बैन कर दिया था कि इनकी फ्लाइट्स इंडिया के ऊपर से नहीं जाएंगी, तो बहुत ज्यादा टेंशन भी हुई थी। ठीक है, अब जो आप बात कर रहे हैं इसको 99 के साथ क्लब कर रहे हैं कि हमने इनको अपनी लाहौर की स्पेस में आने क्यों दिया, क्योंकि जाहिर बात है कि इंडिया का जेट आएगा, दोबारा कोई इस तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल जाए, दोबारा उसमें जो टेंशन है वो इतना आगे निकल जाए, तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस था पहले का। ऑब्वियसली हमने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से बेहतर समझा कि हम उस वक्त इसको यहाँ पे लैंड नहीं करने देंगे और आपका त्यारा अफगानिस्तान की तरफ हमने जाने दिया था। तो इसमें यही चीज है कि हमने अपने तौर पे प्रिकॉशंस ली थी। लेकिन मैं वही कहूंगा, किसी भी बेगुनाह की जान जाए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, हमने उसको हमेशा कंडेम किया। हाँ। मुंबई में भी जो हुआ हम उसको भी कंडेम करते हैं। और इवन ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। 70 साल जो होता है ना, एक कम अरसा नहीं होता है। आपने हमें अपने तौर पे नुकसान पहुंचाया, हमने आपको पहुंचाया। आपके ख्याल में जो आप कर रहे थे वो आपका नेशनल इंटरेस्ट था, हमें लगता है जो हम कर रहे थे वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। अगर आज हम इसको रोकेंगे तो आपकी जनरेशन और हमारी जो अगली नस्ल होगी उसके लिए एक अच्छी चीज होगी। तो मैं समझता हूँ ये माजी की बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अब ये स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, दोबारा अटैक्स, इनमें कुछ नहीं रखा, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो आई थिंक ये अब हमें ना एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए अमन की तरफ, और इसी में बेहतरी। मैं इस बेस पे ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस बेस पे कर रहा हूँ कि मेरे पीएम ने आज तक नहीं कहा कि हम इंडिया से बात नहीं करना चाहते, हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे तो मैं भी आपसे ये अमन की बात ना करूं। तो हम आज भी चाहते हैं कि इंडिया हमसे बात करें ताकि मसले का कुछ ना कुछ तो हल निकले। नहीं, अगर मान लीजिए कल को हम बात कर लेते हैं, इन सभी आतंकियों को आप बंद कर देंगे जेल के पीछे और वो टेरर कैंप्स जो हैं वो क्लोज कर देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं? मैं कहता हूं बात करेंगे। अगर आप ये आज कर दें, कल से बातचीत शुरू हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, अगर हमारी स्टेट ही आपको इस बात की दावत दे रही है, और आपके पास आपने हिस्ट्री है 2018 में भी जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था, उस टाइम जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो शायद हमारी उस टाइम की सियासी क़यादत से भी ज्यादा इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि इंडिया के साथ अब हमें पीस कर लेना चाहिए। तो नहीं, ये नहीं है कि अब आप जो समझ नहीं रहे, आप बार बार कह रहे हैं बात करें बात करें बात करें। मैंने कहा आपको बात ना करने की वजह बता दी, आप फिर भी कह रहे हैं बात करें। मैं कह रहा हूं आप आज बंद कर दें। आपने बात करने को लेकर कभी ये नहीं कहा कि भाई ये जैश-ए मोहम्मद या फिर जो भी है यहाँ पर, हाफिज सईद हैं, लश्कर तैयबा, जो भी यहाँ पर है, सबको हम यहाँ पर बैन करने के साथ साथ बंद कर रहे हैं इनको जेल में, और ये सब कुछ क्लोज कर रहे हैं। ये कैंप हमें नहीं चाहिए, आर्मी कैंप हम बनाएंगे, उसकी इजाजत है हमें, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट कोई बोला हो तो बताइए। मेरे भाई, आज अगर हाफिज सईद जेल के अंदर है, जो हम कह रहे हैं वो जेल के अंदर है, वो किसी सेफ हाउस में नहीं है, उसकी तंजीम बैन है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारी नीयत है आपके सामने। वरना हमें क्या फायदा? आप मुझे, हमें हाफिज सईद से क्या मसला है? आपको तो मसला होगा, हमें क्या मसला है? हम उसको आराम से फ्री करते कि जो मर्जी करो, तुम एक और अटैक करो, ये करो। हमने उसको ऐसा नहीं करने दिया। अब आप ठीक है, आपका ऑडियो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, एक बार उसको भी ठीक कर लेंगे। लेकिन यूके देवनाथ जी, क्या वाकई ऐसे लोग कैद हैं या फिर वो प्रोटेक्शन में है, या उसको किस कैटेगरी में आप देखते हैं? लीडरशिप चाहे ऐसे प्रोटेक्शन में, एक सेफ हाउस में अगर वो है भी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे फल फूल रहा है, और फौज का कंट्रोल नहीं है, या फिर वो आईएसआई के इशारे पर ही सारा कुछ ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, इसीलिए फौज कुछ नहीं कर पा रही, और फौज करे भी क्यों? उसका भी तो फायदा इसमें। शिवम जी, पाकिस्तान में 3-4 कंफ्यूजन है। एक तो सरकारी तौर पर कंफ्यूजन ये है कि भारत दुश्मन है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि पाकिस्तान की दिली तमन्ना है, पाकिस्तान की आर्मी को भी तमन्ना है कि कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत की कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में पीओके से मिल जाए। तीसरी कंफ्यूजन पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि उनके आम अवाम को कि वही भारत से पाकिस्तान को बचा सकते हैं, और वही अगर कभी कश्मीर को हथियार का इस्तेमाल करके भारत के कश्मीर को पीओके से जोड़ना है तो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहां पर यह है कि सिविलियन मिलिट्री डिवाइड क्लियर नहीं है, सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री शून्य है। फौज का काम होता है छावनियों में रहे, ट्रेनिंग करे और भविष्य की लड़ाई, किसी की भी लड़ाई की तैयारी करे। पाकिस्तान में आर्मी का दबदबा हर जगह पर है। ऐसा भी माना जाता है कि पाकिस्तान में
जो भी युवा गांव की तरफ 14 साल, 16 साल, 18 साल का युवा इस तरह की कार्रवाइयों को ज्वाइन करता है, किसी भी आतंकवादी ग्रुप को, एक उसको इज्जत देने की एक सोशल एटमॉस्फेयर है। जो एक लड़का 18 साल का ऑब्वियसली मिसगाइडेड है, वो अगर एलईटी ज्वाइन करता है और उस माता पिता को लगता है कि हम फक्र हो जाता है कि हमारे बेटे ने एलईटी ज्वाइन किया है। बेरोजगारी है, इसीलिए वही लड़का जब 18 साल का होता है ये नहीं सोचता कि मैं कहीं जॉब कर लूं, कराची में चला जाऊं, और एक अच्छी नौकरी कर लूं, पढ़ाई लिखाई कर लूं। इज्जत शोहरत कमाने का तरीका क्या है? एलईटी ज्वाइन कर लिया। तो ये जरा गलत रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन मैं हुसैन जावेद जी से बहुत उम्मीद रखता हूं कि उनकी सोच जैसे लोग पाकिस्तान में आस्ते आस्ते और ज्यादा होंगे और पाकिस्तान एक मॉडरेट और हेल्दी और वाइब्रेंट ठीक है, डेमोक्रेसी बनेगी। ठीक है, ठीक है। समय इतना ही था। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हुसैन जावेद जी, यूके देवनाथ जी, कर्नल शिवदान जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सभी ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखा। दर्शकों, मुद्दा जब भी आता है पाकिस्तान का, वहाँ पर आतंकी संगठनों का, तो एक तरीके से एक ढुलमुल रवैया जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर आपकी धरती से, आपके सॉइल से अगर ये कुछ हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कितने ही साल बीत गए, ये मामला हल नहीं हो रहा।